एक गांव में राधिका अपने पिता जगदीश के साथ रहती थी। राधिका की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद पिता जगदीश ने राधिका का बड़ी अच्छी तरह ध्यान रखा। उसे कभी भी किसी चीज की कमी न होने दी और हमेशा लड़कों की तरह पाला। एक दिन राधिका बाहर बैठी लकड़ी काट रही थी, तभी वहाँ पर पड़ोस की रेखा आई और उसने जगदीश से कहा, अरे जगदीश, तुम्हारी बिटिया शादी लायक हो गई है, इसकी शादी नहीं करोगे? अभी तो शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे इससे बहुत कुछ सीखना है। अरे भैया, कुछ सिखाना या मत सिखाना, लेकिन खाना बनाना सिखा देना, क्योंकि मैं देखती हूँ घर का सारा काम तुम ही करते हो। तो क्या हो गया, मेरी बेटी लड़कों से कम नहीं है। हाँ, ये तो पता ही है, पर इस तरह इसकी शादी नहीं हो पाएगी। अरे चाची, आप चिंता क्यों कर रही है? आप अपनी बेटी की चिंता कीजिए, मेरी चिंता करने के लिए मेरे पिताजी हैं। ये सुनकर रेखा वहाँ से चली जाती है, जिस पर जगदीश ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे, इसी तरह इन्हें जवाब दो, जिससे ये कभी भी तुम पर उंगली ना उठा पाए। ये सुनकर राधिका भी काफी खुश हुई, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसका साथ दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ जब भी राधिका किसी को अपनी माँ के साथ देखती, तो उसे भी अपनी माँ की याद आ जाती। और एक दिन जब जगदीश खाना बना रहा था, तो उसने जगदीश से कहा, पिताजी, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो राधिका, तुम्हें क्या पूछना है? मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी? आपने कभी बताया क्यों नहीं? मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। बेटी, मुझे पता है, पर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस तुम एक बात का। ये सुनकर राधिका थोड़ी हैरान हुई और बोली, आप हमेशा मुझसे एक ही बात बोलते हैं, आखिर वो कौन सा काम है जो मुझे करना है? मुझे पता है तुम जानना चाहती हो, पर सही समय आने दो। इसके बाद राधिका ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा राज्य था, जहाँ पर एक राजा राज्य किया करता। राजा बड़ा ही क्रूर था और वो अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। क्या इस बार प्रजा ने कर नहीं दिया? कैसे नहीं दिया? जो भी कर नहीं दे रहा है उसे कारागार में डाल दो। पर महाराज, इस तरह कारागार में डालना सही होगा? वह हमारी प्रजा है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर इस राज्य में रहना है तो मेरे नियमों से चलना पड़ेगा, वरना मारे जाओगे। ये सुनकर मंत्री भी काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे राजा के बारे में सब पता था। राजा ने अपनी बहन को बड़ी निर्दयता से मार डाला और उसने राजा से कहा, ठीक है महाराज, मैं प्रजा में ये ऐलान करवा देता हूँ। इसके बाद मंत्री वहाँ से चला गया। मंत्री के जाने के बाद राजा ने कहा, हाँ, जैसे तैसे तो मुझे यह राजगद्दी मिली है, मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। इसे पाने के लिए मैंने कितने सालों तक खून बहाया है। ये कहकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। वहीं उसकी रानी काफी ज्यादा दुखी थी। हे भगवान, मेरे पति बिल्कुल सही नहीं कर रहे। उन्हें पता नहीं है वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका जंगल जाकर लकड़ी काटती और रोजाना बाहर के काम करती। एक दिन जगदीश बाजार से सामान ला रहा था, तो उसे गांव के कुछ आदमी मिले और उन्होंने कहा, अरे जगदीश, मैं क्या देखता हूँ, तू घर का सारा काम करता है, अपनी बेटी को भी तो कुछ सिखा दे। अरे तुम लोगों को भैया इतनी तकलीफ क्यों होती है? वो मेरी बेटी है।
अरे भैया ये तो सही बात है, पर फिर भी तू अपनी बेटी को घर चलाना नहीं सिखाएगा? क्या तुझे उसकी शादी नहीं करनी है? मुझे उसकी शादी नहीं करनी। अगर उसकी शादी होगी भी तो वो घर नहीं चलाएगी। ये सुन रामू काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे घर नहीं चलाएगी तो ऐसा कह रहा है जैसे तेरी बेटी की शादी महलों में होगी। ये सुनकर जगदीश किसी सोच में पड़ गया और उसने कहा, अभी तुम लोगों को जो कहना है कह लो, पर सही समय आने दो, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये कहकर जगदीश वहाँ से चला गया, जिस पर रामू ने कहा, इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अपनी बेटी को बिल्कुल लड़कों की तरह पाल रहा है। पता नहीं आखिर ये क्या करना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ जगदीश घर आया। घर आने पर उसने सामान को रखा और फिर एक फोटो के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये फोटो राधिका की माँ की थी और उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी को देखकर सभी लोग यही कहते हैं कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को इतना बलशाली और शक्तिशाली बनाऊंगा कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। वह तुम्हारा बदला जरूर लेगी और उस दुष्ट का अंत करेगी। ये कहकर जगदीश की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहाँ पर राधिका आ गई। जगदीश की आंखों में आंसू देखकर राधिका काफी हैरान हुई और बोली, पिताजी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बेटी, लगता है आंख में कुछ गिर गया है। ये सुनकर राधिका समझ गई कि जगदीश को उसकी माँ की याद आ रही है और उसने कहा, आपको माँ की याद आ रही है ना? ऐसा ही समझ लो। अगर वह आज होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। ये सुनकर राधिका की भी आंखें भर आई और उसने कहा, आप चिंता क्यों कर रही हैं पिताजी? मैं तो हूँ ना आपके साथ। हाँ हाँ बेटी, तेरा ही तो सहारा है। अच्छा अब चल, खाना बन गया है, खाना खा लेते हैं। पिताजी, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मुझे जंगल जाकर लकड़ी भी तो काटनी है। अरे अब कल चली जाना, जंगल में वैसे भी शाम होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तू शाम को जंगल में जाए। पर आप तो मुझे कभी रोकते ही नहीं, फिर आज क्यों रोक रही हैं? बस ऐसे ही मन है, सोच रहा हूँ अपनी बेटी से कुछ बातें की जाए। ये सुनकर राधिका काफी देर खुश हुई और इसके बाद वो अपने पिता के साथ बातें करने लगी। अगली सुबह राधिका उठी और जंगल चली गई। जंगल में आकर वो लकड़ियां काटने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक सुनहरा हिरण आ गया। हिरण को देखकर राधिका काफी हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा हिरण कभी भी नहीं देखा था। अरे वाह, ये कितना सुंदर हिरण है, काश मैं इसे पकड़ पाती। वो हिरण राधिका के पास ही चला आया, जिस पर राधिका काफी हैरान हुई। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, इसे मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? राधिका धीरे धीरे हिरण के पास गई तो उसने देखा हिरण उससे कुछ कहना चाह रहा था। राधिका ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम खो गई हो? हिरण ने नाम में सिर हिलाया, जिस पर राधिका थोड़ी हैरान हुई। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? तभी हिरण ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताना है। हिरण को बोलता देख राधिका काफी हैरान हुई और बोली, तुम बोल कैसे सकती हो? मैंने तो आज तक जानवरों को बोलते ही नहीं देखा। क्योंकि मैं एक सुनहरा हिरण हूँ, मैं तुम्हारी माँ का साथी था, इसीलिए तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। ये सुनकर राधिका और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि जगदीश ने उसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया और उसने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे। मेरे पिताजी ने तो
कभी कुछ भी नहीं बताया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने पिताजी से पूछ लेना मेरे बारे में। ये सुनकर राधिका का दिमाग घूमा और वो उसी समय घर आ गई। घर आने पर जगदीश ने कहा, अरे बेटी, लकड़ियां ले आई, अब बड़ी जल्दी आ गई। लकड़ी तो नहीं लाई पिताजी, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधिका को इतना ज्यादा परेशान देखकर जगदीश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पिताजी, जब मैं लकड़ी काट रही थी तो मुझे एक सुनहरा हिरण मिला। वो कह रहा था वो मेरी माँ का साथी है। ये सुनकर जगदीश काफी हैरान हो गया और बोला, अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पिताजी। तभी वहाँ पर वही सुनहरा हिरण आ गया, जिसे देखकर राधिका काफी हैरान हुई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया था। वही जगदीश ने जब हिरण को देखा तो वो थोड़ा घबरा गया और उसने हिरण की तरफ कुछ इशारा किया, जिस पर हिरण ने कहा, लगता है मैं राह भटक गया हूँ, इसीलिए यहाँ आ गया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मुझसे कुछ भूल हुई है। ये सुनकर राधिका काफी ज्यादा हैरान हो गई कि अचानक हिरण बदल कैसे गया और उसने कहा, पर अभी तो तुम कह रही थी तुम मेरी माँ को जानते हो। नहीं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी। ये कहकर हिरण वहाँ से चला गया, जिस पर जगदीश ने कहा, देख लिया ना, तुम्हें इस तरह किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर पिताजी, जंगल में तो ये। अरे अब छोड़ो भी उस बात को, चलो अब से मैं तुम्हारे साथ जंगल चला करूंगा। ये सुनकर राधिका ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चली गई, जिस पर जगदीश ने अपने आप से कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो वर्षों पहले ही मर गया था। आखिर रहस्य क्या है? इसके बाद जगदीश हिरण के पीछे पीछे जंगल में आ गया, जहाँ एक पेड़ के नीचे हिरण खड़ा हुआ था। हिरण को देखकर जगदीश ने कहा, तुम यहाँ पर वापस कैसे आ सकते हो? तुम तो मर गए थे ना, और फिर बच कैसे गए? जिस प्रकार तुम बच गई, उसी तरह मैं भी बच गया था। उसने मुझे मारा, पर मैं घायल होकर नदी में गिर पड़ा और तैरता हुआ किनारे पहुंच गया। इसका मतलब तुम बच गए थे, पर राधिका को अभी कुछ मत बताना, क्योंकि मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। पर तुम आखिर उससे ये सब छुपा क्यों रहे हो? जब उसे पता लगेगा तो तुम्हें पता भी है वो क्या करेगी। मुझे सब कुछ पता है, पर मैं उसे तैयार कर रहा हूँ उन राक्षसों से लड़ने के लिए। गांव वालों ने मुझे बहुत ताने दिए कि वह बिन माँ की बेटी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएगी। मैं उन्हें बताऊंगा वह बिन माँ की बेटी नहीं, बल्कि एक शेरनी है। ये सुनकर हिरण ने कहा, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारा वरदान भी कम नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बेटी है और कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तुम अब राधिका से कभी मत मिलना जब तक मैं ना कहूँ। ये कहकर जगदीश वहाँ से चला गया और हिरण भी वहाँ से चला गया। वही राधिका ने देखा जगदीश घर पर नहीं था, जिस पर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे, ये पिताजी कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अभी तो कह रहे थे कि यही हूँ। तभी अचानक जगदीश घर आया, जिसे देखकर राधिका ने कहा, अरे, आप लकड़ी लेने गए थे? अरे हाँ, मैंने सोचा तुम लकड़ी लेकर नहीं आई तो मैं ही लकड़ी ले आता हूँ। ये सुनकर राधिका काफी खुश हुई और इसके बाद जगदीश फिर से अपने काम में लग गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था।
अब राधिका 24 वर्ष की हो चुकी थी, पर अभी तक जगदीश ने राधिका की शादी के बारे में नहीं सोचा था, जिस पर गांव के लोग काफी परेशान थे। तभी उसके घर पर रेखा आई और बोली, अरे भैया, घर पर ही हो क्या? हाँ हाँ, क्या हो गया रेखा बहन? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या रिश्ता लेकर आई हो? पर आपसे कहा किसने था? अरे तो क्या हुआ, अपनी जवान बेटी को क्या घर पर ही बैठा कर रखोगे तुम? अरे मैं चाहे जो कुछ भी करूं, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो हमारी बेटी नहीं है। अगर आपकी बेटी है तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी बेटी की अभी शादी नहीं होगी, आप जा सकती हैं। ये सुनकर रेखा काफी हैरान हुई और इसने कहा, इसका मतलब गांव वाले सही कहते हैं, तुम अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते, उसे घर में ही बैठाना चाहते हो। अरे गांव वाले क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है, चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जगदीश को इतना गुस्से में देखकर राधिका परेशान हो गई, क्योंकि आज से पहले जगदीश इतना गुस्से में कभी नहीं आया। तभी राधिका ने कहा, आप शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए, आप जाइए ना चाची, क्यों आ जाती है आप मेरे पिताजी का खून जलाने? अरे खून तो जलेगा ही ना, तेरी वजह से पहले तो अपनी माँ को खा गई, अब लगता है अपने बाप को भी मारेगी। ये सुनकर राधिका भी काफी दुखी हुई। इस पर जगदीश ने कहा, किसने कहा? किसने कहा वो अपनी माँ को खा गई है? तुम्हें क्या पता है उसकी माँ के बारे में? जब तक ना पता हो तो किसी के बारे में बोलते नहीं है। अब निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर रेखा वहाँ से चली गई। राधिका जगदीश को देख रही थी, जिसकी आंखों में गुस्सा था। अपने पिता को इतने गुस्से में देखकर राधिका ने कहा, आप शांत हो जाइए पिताजी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तो क्या करूं मैं? इन गांव वालों ने परेशान कर रखा है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वैसे भी मैं जो चाह रहा था वो हो चुका है। अब तुम 24 वर्ष की हो गई हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर राधिका काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, हाँ हाँ बताइए पिताजी, क्या बताना है? यहाँ पर नहीं, मेरे साथ चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये कहकर जगदीश अपना सामान लेकर जंगलों की तरफ निकल गया। जंगल में आकर उसे वही सुनहरा हिरण मिला, जिसे देखकर राधिका बहुत ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये तो वही सुनहरा हिरण है ना? हाँ हाँ, ये वही सुनहरा हिरण है। उस दिन हमने तुमसे झूठ बोला था। मैं कुछ समझी नहीं, क्या झूठ बोला आपने? यही वो हिरण तुम्हारी माँ का साथी है। तुम्हारी माँ इससे बहुत प्रेम करती थी। पर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हिरण तुम्हें सच्चाई बताए। ये सुनकर राधिका और ज्यादा हैरान हुई और हिरण की तरफ देखने लगी। आखिर आप लोग क्या छिपा रहे हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर क्या रहस्य है? आखिर मेरी माँ की मौत कैसे हुई? तुम्हारी माँ को उसके ही भाई ने मार दिया था बेरहमी से, क्योंकि वो राज्य को हड़पना चाहता था। क्या? राज हड़पना चाहता था? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटी। तुम कोई साधारण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय हो, एक राजकुमारी हो, और तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है। उस राक्षस का खून करना है जिसने तुम्हारी माँ को मारा है। ये सुनकर राधिका और ज्यादा हैरान हो गई। इस पर हिरण ने कहा, तुम्हारे मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरे पिताजी हैं। नहीं, ये तुम्हारे मामा हैं। तुम्हारे पिताजी को तो तुम्हारे बड़े मामा ने पहले ही मार दिया, और जब इस बात का पता तुम्हारी माँ को चला
तो उन्होंने तुम्हारे मामा को कारागार में डलवाना चाहा, पर तुम्हारे बड़े मामा ने अपनी बहन, माता पिता, यहाँ तक कि इन्हें भी मारना चाहा, पर ये तो बच गई और ये तुम्हें भी बचाकर यहाँ ले आए। तब से इन्होंने तुम्हें पाला है। ये सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बचपन से जिसे उसने अपना पिता माना वो असल में उसका मामा था। ये सुनकर राधिका की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो बोली, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें असलियत पता लगे, इसीलिए तो इन्होंने तुम्हारी परवरिश बेटों की तरह की, जिससे तुम अपनी माँ की मौत का बदला ले सको। ये सुनकर राधिका की आंखों में भी गुस्सा भर आया और उसने कहा, जिसने भी मेरी माँ को मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे बता तो देते। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। मैं भला आपसे नफरत क्यों करूंगी? आपने मुझे पिता की तरह पाला है और आप मेरे लिए हमेशा पिता ही रहेंगे। मैं नहीं जानती किसी मामा को, मैंने आपको देखा है, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती। ये सुनकर जगदीश बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोला, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। अब बस मुझे किसी भी तरह करके अपनी पत्नी हिमांशु को बचाना है, वो कारागार में है। क्या? इसका मतलब मामी कारागार में फंसी हुई है? आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बचाने जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपने मुझे इतना बड़ा ऐसे ही नहीं किया। आपने मुझे वो शिक्षा दी है जो आज तक किसी भी लड़की को नहीं मिली। ये सुनकर जगदीश बहुत खुश हुआ। इस पर हिरण ने कहा, हाँ, अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारा भाई तुम्हें पहचान लेगा। राधिका को जाने दो, राधिका अभी सभी के लिए अनजान है। ठीक है, पर तुम इसका ध्यान रखना, मैं वहीं आसपास रहूंगा। इसके बाद वो सभी महल की तरफ चल दिए। अब राधिका के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वो हर हाल में उस इंसान को मारना चाहती थी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। इसके बाद वो लोग महल पहुंच गए। महल के पास पहुंचने पर जगदीश ने कहा, मैं यहीं गांव में छुप कर रहूंगा। अब तुम महल में किस तरह जाओगी ये तुम सोच लो। आप चिंता मत कीजिए, मैं महल में किसी न किसी तरह चली ही जाऊंगी। तभी वहाँ पर मंत्री आ गया। मंत्री ने घोषणा की, आज राजा ने नई दासियों को रखने का ऐलान किया है। जिसे भी दासी बनना हो वो महल में आ सकता है। ये सुनकर राधिका ने कहा, ये मौका सही है, मैं अंदर जा रही हूँ। ये कहकर वो महल के अंदर चली गई। उसने देखा महल बहुत ही बड़ा था। दरबार में एक राजा बैठा हुआ था। वहीं कुछ औरतें उसके सामने खड़ी हुई थी, जिस पर राजा ने कहा, तुम सब मेरे यहाँ नई दासियाँ हो। पुरानी दासियाँ को निकाल दिया गया है क्योंकि उन्हें सही काम नहीं आता है। रानी का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। इसके बाद सभी वहाँ से चली आई और रानी के कक्ष में आई। राधिका ने रानी के कक्ष में आकर देखा, रानी काफी उदास थी, जिसे देखकर राधिका ने कहा, आप इतनी उदास क्यों लग रही है? महारानी, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। पर मुझे आपसे करनी है बात। ये सुनकर रानी ने राधिका की तरफ देखा, जिस पर राधिका ने कुछ ऐसा रानी को बताया जिसे सुनकर रानी ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? वो सच में जीवित है और तुम? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस आपको मेरा साथ देना है। अब आप सोच लीजिए, अपने पति का साथ दोगी या फिर मेरा?
रानी ने काफी देर तक सोचा और फिर कहा, मैंने बहुत दुख सहाए। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। शायद उन्होंने मेरे पति की सजा मुझे दी, पर अब मैं और नहीं सहूंगी। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। ये सुनकर राधिका काफी खुश हुई और रानी उन्हें कारागार में ले गई, जहाँ पर हिमांशी कारागार में बैठी थी। अपनी मामी को देखकर राधिका ने कहा, क्या यही जगदीश जी की पत्नी है? हाँ, यही है, पर आप इन्हें बाहर कैसे ले जाओगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए। इसके बाद राधिका ने हिमांशी को कारागार से बाहर निकाला। सैनिक कुछ नहीं कर सके क्योंकि रानी ने उन्हें पहले ही बाहर भेज दिया था। इसके बाद राधिका उन्हें गुप्त दरवाजे से महल से बाहर ले आई, जहाँ पर जगदीश और हिरण पहले ही खड़ा हुआ था। अपनी पत्नी को देखकर जगदीश बहुत खुश हुआ। आखिरकार तुमने मुझे मेरी पत्नी से मिला ही दिया। ये तो कुछ नहीं है पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके शत्रु को वो मौत दूंगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगी। इसके बाद राधिका फिर से महल में आ गई। जब राजा को पता लगा हिमांशी भाग गई, तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुए। आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? वो कैसे भाग गए? महाराज, हमें नहीं पता वो कैसे भाग गई, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। हाँ, पता करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा काफी ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हिमांशी कारागार से कैसे आजाद हो गई। कहीं उसका बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ रहा। वो काफी परेशान था। अभी वो परेशान बैठा ही था, तभी वहाँ पर राधिका आ गई और बोली, क्या हुआ महाराज? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने सोचा आप मुझे देखकर ही पहचान लेंगे। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने मंत्री से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कौन हो? इसे अभी पकड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी राधिका ने तलवार निकाली और कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देखकर राजा को एकदम अपनी बहन रत्नावती याद आई और उसने कहा, मतलब तुम रत्नावती की पुत्री हो? हाँ, मैं रत्नावती की ही पुत्री हूँ, जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से मार डाला, और अब मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। पर तुम कैसे बच सकती हो? तुम्हें तो मैंने मार दिया था। हाँ, आपने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, पर मेरे छोटे मामा ने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ पर जगदीश और रानी भी आ गई। जगदीश को देखकर राजा काफी हैरान हुए। तुम जिंदा कैसे बच सकती हो? तुम्हें तो मैंने मारकर खाई में फेंक दिया था। हाँ, फेंक तो दिया था, पर तुम एक बात भूल गई। जिसका रक्षक भगवान हो, उसे तुम जैसे राक्षस नहीं मार सकते। अच्छा, ऐसी बात है, पर अब तुम मारे जाओगे। मंत्री, पकड़ लो इसे। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, पर मैं अब आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि आप प्रजा पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए अब मैं नए महाराज के साथ हूँ। ये सुनकर राजा बुरी तरह हैरान हुआ। इस पर राजा ने चिल्ला कर कहा, लगता है तुम सब पागल हो गए हो और अब तुम सब के सब मारे जाओगे, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब हम लोग नहीं, बल्कि तुम मारी जाओगी, क्योंकि तुमने बहुत कर लिया है अत्याचार। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगी? जब मुझे यह नहीं मार पाया, तो तुम मुझे क्या मार पाओगी? राधिका को कमजोर समझने की कोशिश मत करना भाई साहब, क्योंकि मैंने इसे लड़कों की तरह तैयार किया है। ये आपके बल को अच्छी तरह से समझकर उसका जवाब दे देगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी देखूं ये मुझे कैसे मारती है।
ये सुनकर राधिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वो तलवार लेकर राजा के पास पहुंच गई। और जैसे ही राजा को मारने वाली हुई तभी रानी ने राधिका से कहा, नहीं नहीं, मेरे पति को मत मारो, छोड़ दो उन्हें, ये तुम्हारे बड़े मामा है। नहीं, मैंने नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरे माँ बाप को मारा है, इन्होंने तो मेरे नाना नानी और प्रजा के भी दोषी है, इसलिए मैं इन्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की है ना, तो तुम मेरे पति को छोड़ दो, भले ही इन्हें कारागार में डाल दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इन्हें जीवित रहने दो, क्योंकि मैं विधवा बनकर नहीं जीना चाहती। ये कहकर रानी जोर जोर से रोने लगती है। रानी को इस तरह रोता हुआ देखकर जगदीश ने कहा, राधिका छोड़ दो इन्हें, मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी विधवा हो जाए। इसके बाद राधिका ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहे, पर मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखूंगी, कारागार में डाल दो इन्हें। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और मुझे तुमसे तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी रानी। आपने जो कुछ भी किया वो गलत था, मैंने आपको कितना समझाया, पर आप अब समझे ही नहीं। तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दोगी? उन्होंने धोखा नहीं दिया है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन किया है, और वैसे भी जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब ले जाओ इन्हें। इसके बाद राजा को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया और अब सभी काफी ज्यादा खुश थे। इस पर राधिका ने कहा, अब आपकी राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है, अब आप आराम से इस राजगद्दी पर बैठिए। नहीं नहीं, इस पर तुम्हारा अधिकार है। कि आप क्या कह रहे हैं पिताजी, इस पर आप ही बैठेंगे। ये सुनकर जगदीश बहुत खुश हुआ। इस पर मंत्री ने कहा, अब से हमारी प्रजा के जीवन का एक नया आरंभ शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देख लिया है, पर अब आप उन्हें बहुत सुख देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद अगले दिन जगदीश का राज्याभिषेक किया गया और अब हिमांशी, राधिका काफी ज्यादा खुश थे। वहीं रानी भी काफी ज्यादा खुश थी और आराम से अपना जीवन व्यापन कर रही थी। वहीं राधिका को अपने जीवन का मकसद पता लग गया था और वो भी महल में आराम से रह रही थी।